नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। और मैं आपका अपना सिंकरू सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंकरू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग ज़्यादा बातें न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वंशागत की आणविक आधार। आज का जो हमारा टॉपिक है कौन सा है? वंशागत की आणविक आधार, यानी हम इसके कह सकते हैं मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वह एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में किसकी सहायता से किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं। आज हम इसी पर हम चर्चा करेंगे कि मतलब वही जानेंगे कि यह आणविक है क्या, जो आणविक पदार्थ है जिसे हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, यह है क्या, इसकी संरचना कैसी है, यह किस प्रकार और कैसे सूचनाओं को या आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब नर और मादा दोनों जब आपस में मिलते हैं, संभोग क्रिया करते हैं, तो दोनों के द्वारा नर द्वारा नरयुग्मक यानी शुक्राणु और मादा द्वारा मादायुग्मक यानी हम उसे अंडाणु, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया के द्वारा उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी नरयुग्मक और मादायुग्मक दोनों को मिलने की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन प्रक्रिया के दौरान एक कोशिका का निर्माण होता है और उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। तो ये जो युग्मनज होते हैं, युग्मनज से फिर धीरे धीरे भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण से धीरे शिशु और शिशु से फिर बच्चे का जन्म होता है। ठीक, तो ये जो जन्म होता है तो आप लोग देखते हैं ये जो बच्चा होता है ये अपने माता पिता से काफ़ी समान होता है, लेकिन कुछ न कुछ भिन्न होता है। क्योंकि इसमें जो होता है अब क्या होता है कि ये जो बच्चा होता है इसके क्योंकि ये समान है, इसके जो है कुछ लक्षण चले गए माता पिता से, ये जो लक्षण जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण जाते हैं। और ये जो आनुवंशिक लक्षण जो जाते हैं यह जाइगोट में उपस्थित जो न्यूक्लिक अम्ल है, यानी हम जिसे हम क्या कह सकते हैं? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, उसी के माध्यम से ये सब जाते हैं। तो जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उनमें क्या होते हैं कि सूचनाएं निहित होती हैं। आनुवंशिक पदार्थ में क्या होती हैं? जेनेटिक यानी आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं और इसी सूचनाओं के माध्यम से जो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यानी इसी आनुवंशिक पीढ़ी को हम एक पीढ़ी से यानी आनुवंशिक पदार्थ को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच का हम क्या कहते हैं? कड़ी मानते हैं। क्या मानते हैं? कड़ी मानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम इसी पर बहस कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जो आनुवंशिक पदार्थ है इसमें काफ़ी दिन तक मतभेद रहा, इस बात को मतभेद रहा है कि यह जो आनुवंशिक पदार्थ है यह न्यूक्लिक अम्ल है कि प्रोटीन है। अब इस पर काफ़ी चर्चा होती रही, काफ़ी दिनों तक मेहनत करते रहे लोग, वैज्ञानिकों के बीच मतभेद बना हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ है क्या। तो आज हम इसी पर देखते हैं क्या है। तो आनुवंशिक वंशागति की आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रीडरिच मीसर। क्या नाम था भाई? फ्रीडरिच मीसर नाम था। और इन्होंने सन 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में, ठीक, तो वो क्या किया कि पस्य कोशिकाओं को देखा। कौन सा? जो पस्य कोशिकाएं हैं, पस्य कोशिका के केंद्रक में क्या हुआ? पस्य कोशिका के केंद्रक में, ठीक, एक गाढ़ा पदार्थ देखो, एक पदार्थ देखा केंद्रक में, एक तरल संरचना मिल गया, तरल पदार्थ देखा, जिसमें अब देखिए हमने देखा तो जिसमें क्या था कि फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, जिसमें क्या थी?
फास्फोरस की मात्रा क्या थी, सर्वाधिक थी। फास्फोरस अधिक मात्रा में उपस्थित थे। कितनी मात्रा में उपस्थित थे, अधिक मात्रा में उपस्थित थे। ठीक, अधिक मात्रा में उपस्थित। ठीक, अब इन्होंने फ्रेडरिक मिशन ने क्या किया कि पश कोशिका देखा, जो पश कोशिका होती उनको देखा, और पश कोशिका के केंद्रक में एक तरल पदार्थ देखा, और तरल पदार्थ में इसमें क्या हुआ कि जो तरल पदार्थ था इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी। तो हम केंद्रक को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस केंद्रक में मिलने के कारण और फास्फोरस की अधिकता होने के कारण इन्होंने उस पदार्थ को, यानी तरल पदार्थ को इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। किसने, फ्रेडरिक मिशन ने। यानी हम कह सकते हैं कि सन 1869 ईस्वी में पश कोशिकाओं के केंद्रक में फ्रेडरिच मिशन ने न्यूक्लिक अम्ल को देखा, और इसमें जब देखा तो इन्होंने क्या देखा, इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी। तो दो चीजें, एक तो केंद्रक में मिला, दूसरा इसमें क्या थी, फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम। लेकिन एक और वैज्ञानिक थे सन 1889 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्टमान। अरे भैया क्या लिख रहे हो, अल्टमान हर्टविग वैज्ञानिक थे, इनका नाम था अल्टमान हर्टविग। इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लिक को देखा तो इसमें अम्ल की मात्रा अधिक थी। अब क्या, इस पदार्थ में, ये जो पदार्थ था, इस पदार्थ में अम्ल की मात्रा अधिक होने के कारण, अम्ल की अधिकता होने के कारण इसे क्या नाम दिया, न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, किसने नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल, हर्टविग ने, यानी अल्टमान हर्टविग ने नाम दिया। कब दिया, 1889 ईस्वी में। इसकी खोज कब हुई थी, 1869 ईस्वी में। किसने किया, फ्रेडरिच मिशन ने किया। ठीक, कहां पर किया, पश कोशिका में देखा, और पश कोशिका के केंद्रक में देखा, और इसमें मात्रा किसकी थी, फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। अब एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोसेल साहब। ठीक, इन्होंने क्या किया कि कोसेल ने न्यूक्लिक अम्ल की रासायनिक संरचना प्रस्तुत की। किसकी भैया, न्यूक्लिक अम्ल की रासायनिक संरचना प्रस्तुत की। संरचना प्रस्तुत की, और जिसके लिए रासायनिक संरचना का पता लगाने का, यानी इन्होंने रासायनिक संरचना का पता लगाया, और जिसके लिए इन्हें सन 1910 ईस्वी में, कब भैया, सन 1910 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ किसे, कोसेल साहब, इसको कोसेल साहब को। तो ये चीज थी, लेकिन हमने बताया कि यह जो न्यूक्लिक अम्ल थी इसकी जो खोज होने में काफी दिन लगे, यानी कि कई साल लग जाए, काफी समय लगा। और समय इसलिए लगा कि ये नहीं क्लियर हो पा रहा था कि जो आनुवंशिक पदार्थ था वो क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है कि प्रोटीन है। अगर न्यूक्लिक अम्ल थे तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, और प्रोटीन में सल्फर की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो सल्फर के प्रकृति को, तो इसमें काफी देर तक मतभेद बना रहा। लेकिन अब इसके प्रयोग डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ
होने के पक्ष में प्रयोग, होने के पक्ष में प्रयोग। ठीक। अब डीएनए जो है, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ के पक्ष में क्या हुआ, प्रयोग किया, काफी प्रयोग किया। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रिफिथ। क्या नाम था भाई, ग्रिफिथ। इन्होंने क्या किया कि सन 1928 ईस्वी में, कब भैया, 1928 ईस्वी में, हम लिख दे यहाँ हम सन लिख दे रहे हैं छोटा सा, और यहाँ पर हम ईस्वी लिख दिए। सन 1928 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि जो स्तनधारी, स्तनधारी मतलब हम लिए स्तनधारी हैं, तो स्तनधारी में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले रोगजनक या कारक का पता लगाया। तो इसके दो कारक को देखा, यानी निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कारक, उत्पन्न करने वाले कारक। ठीक। उत्पन्न करने वाले कारक इसमें दो तरह के थे। एक था निमोनिकोकस, ठीक। और दूसरा जो रोगजनक है जिसके द्वारा निमोनिया रोग उत्पन्न होता है, दूसरे का नाम था डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक, दो थे, डिप्लोकोकस निमोनी। अब इन्होंने क्या किया कि जो ग्रिफिथ साहब से क्या किए कि ये भी कौन सा निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला था, ये भी निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला था, यानी इसे हम डिप्लोकोकस निमोनी और इसे निमोनिकोकस, दो थे। अब देखिए यहाँ पे इनका दो विभेद, इनके दो जातियों का पता लगाया। निमोनिया, इसको जो डिप्लोकोकस निमोनी की दो जातियां थी। एक था इन्होंने, इसमें था वायरुलेंट यानी कि उग्र विभेद, हम कह सकते हैं वायरुलेंट स्ट्रेन यस थर्ड। ठीक, कौन था, यस थर्ड, यानी उग्र विभेद। और दूसरा जो था इसे इन्होंने क्या नाम दिया, अनुग्र विभेद, इसे हम कहेंगे नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन आर सेकेंड। ठीक, दो तरह के मिला इन्होंने। इसके जो दो विभेद थे, एक उग्र विभेद था, एक अनुग्र विभेद था, किसके, डिप्लोकोकस निमोनी के। ठीक, तो ये जो था, यह जो चिकनी भित्ति वाला था, कैसे भित्ति वाला था, चिकनी भित्ति। इसकी जो सतह थी इस निमोनी के रोगाणु के, जो डिप्लोकोकस निमोनी जो रोगाणु था यानी बैक्टीरिया, इसकी कैसा था, चिकनी भित्ति वाला। और इसकी जो भित्ति थी वो पॉलीसैकेराइड की बनी थी। किसकी बनी थी भाई, पॉलीसैकेराइड की बनी थी। और दूसरा खास मतलब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ये जो उग्र विभेद यानी वायरुलेंट स्ट्रेन यानी यस थर्ड स्ट्रेन जो था, इसमें रोग यानी निमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता थी। निमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्या थी, क्षमता थी भैया। यानी कि ये कौन से उग्र विभेद वाले, यानी हम वायरुलेंट की बात करते हैं, उत्पन्न करने की क्षमता थी। और इसकी भित्ति कैसी थी, चिकनी थी और पॉलीसैकेराइड की बनी थी। दूसरी जो बात कर रहे हैं हम, जो अनुग्र विभेद था, यानी हम इसे नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन या हम इसे आर सेकेंड कहते हैं। यह जो था खुरदरी भित्ति वाला था। इसकी जो सतह थी इस रोगाणु का, वो कैसी थी, खुरदरी भित्ति की थी। ठीक, दूसरी चीज था कि ये जो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ये इसमें वह क्षमता नहीं था कि निमोनिया रोग उत्पन्न कर सके। यानी हम कह सकते हैं इनमें निमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी, करने की क्षमता नहीं थी।
मतलब दो तरह के लिए इन्होंने, एक उग्र विभेद यानी वायरोलेंट स्टेट यस थर्ड, और दूसरा अनुग्र विभेद यानी नॉन वायरोलेंट स्टेट यानी आर सेकेंड। तो इसमें जो था, इसमें निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले थे, इसलिए इसको उग्र कहा गया, वायरोलेंट कहा गया, और इसमें निमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए इसे क्या कहा गया, अनुग्र कहा गया। भाई सुस्त था, इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। अब क्या किया कि इन्होंने अपने लैब में प्रयोग किया गिनी पिनी पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि चूहों पर। चूहों पर क्या हुआ कि इसमें यहाँ तक हम, हाँ, तो पहला चीज था, पहला स्टेप क्या किया इन्होंने कि ये जो उग्र विभेद वाले, यानी इसे हम क्या कहते हैं यस थर्ड स्ट्रेन, भैया इसको क्या किया इन्होंने, चूहों में प्रवेश करा दिया, चूहों में प्रवेश कराया। कहाँ प्रवेश कराया, चूहों में। ठीक, जब चूहों में प्रवेश कराया तो इन चूहों में क्या हो गया, निमोनिया हो गया, निमोनिया रोग हो गए। और जब निमोनिया रोग हो गए तो ये चूहे क्या हो गए, सभी मर गए, ये सभी चूहे क्या हो गए, मर गए। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले भी यस स्ट्रेन वाले, यस थर्ड स्ट्रेन वाले को भेजा, कहा चूहों में प्रवेश कराया, और इससे चूहों में क्या हो गया, इन सबको निमोनिया हो गया। थोड़ा अच्छा से लिखना चाहिए यार, क्या हो गया, निमोनिया रोग हो गया, और जिसके कारण सभी चूहे क्या हो गए, मर गए। दूसरा कंडीशन क्या किया इन्होंने कि अब अनुग्र विभेद वाले, अनुग्र विभेद यानी किसमें, आर सेकेंड वाले जीवाणुओं को किसमें प्रवेश कराया, फिर चूहों में प्रवेश कराया, दूसरे चूहों में, उसमें नहीं तो मर गए थे ना, अब दूसरे चूहों में प्रवेश किया, चूहों में प्रवेश किया। जब प्रवेश कराए तो इन चूहों में निमोनिया रोग नहीं हुआ, यानी इनमें चूहों निमोनिया नहीं हुआ, इनको निमोनिया नहीं हुआ। ठीक, और जिसके कारण सभी क्या थे, जीवित थे, मरे नहीं। ठीक, ये सभी जीवाणु कैसे, मतलब ये सभी कैसे थे, जीवित थे। ठीक, इसके बाद फिर थर्ड स्टेप में क्या किया इन्होंने, बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने। अब क्या किया कि जो यस थर्ड वाला, हम सीधे यस थर्ड लेते हैं, उग्र अनुग्रह आप समझ जाएंगे, यस थर्ड होगा तो उग्र होगा, आर सेकेंड होगा तो अनुग्रह होगा, यानी उग्र वाले मतलब रोग उत्पन्न करने वाला, अनुग्र मतलब रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, अब जो यस थर्ड था, यानी जो जीवाणु यस थर्ड थे, इनको क्या किया इन्होंने 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया। इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिए। जब गर्म कर दिए तो ये चूहे क्या हो गए, ये सभी क्या थे, मर गए, ये सभी क्या हो गए, मर गए। कौन मर गए, जीवाणु, जीवाणु मर गए। जब मर गए ना, इनको फिर क्या किया कि चूहों में प्रवेश करा दिया। कहाँ प्रवेश कराया, चूहों में। जब चूहों में प्रवेश कराए तो इसमें हुआ क्या कि जब चूहों में प्रवेश कराए तो इसमें क्या हुआ कि सभी चूहे जीवित थे, मतलब इनको निमोनिया नहीं हुआ, निमोनिया रोग नहीं हुआ। नहीं हुआ। फलस्वरूप जब निमोनिया रोग नहीं हुआ तो फलस्वरूप सभी क्या थे, चूहे जीवित थे। फलस्वरूप सभी कैसे थे, जीवित थे। एक सेकंड। तो देखिए इसमें जब यस थर्ड को, जब यस थर्ड मतलब जो उग्र विभेद वाले जो जीवाणु थे, इनको 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया, तो ये जब गर्म हुए तो जीवाणु जो मर गए, और मैंने जब मरे हुए जीवाणु को जब चूहों में प्रवेश कराया गया तो ये सभी चूहों क्या हो, निमोनिया रोग नहीं हुआ। चूहों में जब मरे हुए रोगाणु को जब चूहों में प्रवेश कराया गया तो चूहों में निमोनिया रोग नहीं हुआ, जिसके कारण सभी चूहे क्या थे, जीवित थे। लेकिन तीसरे चौथे कंडीशन में क्या होता है कि मरे हुए को, यानी यस थर्ड मरे हुए को आर सेकेंड के साथ, आर सेकेंड यानी कि आर सेकेंड मतलब अनुग्र विभेद जिसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। अब क्या हुआ कि यस थर्ड का मरा हुआ और आर सेकेंड जो जीवित थे, इनके साथ समायोजित कर, इनको मिक्स करके
चूहों में प्रवेश किया गया, चूहों में प्रवेश कराया गया। जब प्रवेश कराया गया तो इसमें क्या हुआ कि सभी चूहों को निमोनिया हो गया। क्या हो गया? निमोनिया हो गया। कौन सा रोग हो गया? और निमोनिया हो गया और सभी चूहे क्या हो गए? मर गए। ठीक। चौथा कंडीशन में क्या करें कि जो यस था जो मरा हुआ जो थे जीवाणु थे उनको 8 सेकेंड के साथ जीवित जीवाणु के साथ क्या किया? चूहों में प्रवेश कराया गया और जब चूहों में प्रवेश कराया गया सभी किसी भी चूहों को निमोनिया रोग मतलब सभी चूहों को निमोनिया रोग हो गया और जिसके कारण क्या हो गया? सभी चूहे मर गए। तो इससे यह स्पष्ट होता है इससे यह स्पष्ट हुआ कि इसके द्वारा रोग तो मतलब ये नहीं मतलब स्पष्ट हो पाया कि यह जो पदार्थ है जो परिवर्तित हुआ है यह है क्या? आनुवंशिक पदार्थ है क्या? तो यहाँ पे भी मतभेद बना रहा कि यह जो पदार्थ है ये न्यूक्लिक अम्ल है या फिर प्रोटीन है। ये प्रक्रिया अभी तक सस्पेंस बना रहा। इसका सस्पेंस अभी तक बना रहा कि जो ये पदार्थ जो ट्रांसफर हुआ है जो मरे हुए जीवाणु से जीवित जीवाणु में गया, ये जो पदार्थ गया ये कौन था? न्यूक्लिक अम्ल था या प्रोटीन है? मतलब ये भी प्रक्रिया मतलब यह सस्पेंस बना रहा है, क्लियर नहीं पाया। लेकिन एक चीज का यहाँ पे इन्होंने खोज किया वह है रूपांतरण का। ठीक, इनके आविष्कार किया मतलब ये एक सिद्धांत मिला। ग्रिफिथ जी को एक सिद्धांत प्राप्त हुआ कि उन्होंने रूपांतरण का सिद्धांत प्राप्त हुआ। मतलब मरे हुए जीवाणु के जो अंदर जो जीनोम थे जो पदार्थ थे वह जीवित जीवाणु में पहुंच गए, यानी इनका जो रूपांतरण हो गया। यानी कि जब इसके जब इस जीवाणु का जब परीक्षण किया गया, ब्लड टेस्ट किया गया इसकी जीवाणु का जब टेस्ट किया गया तो इस जीवाणु के आर स्टेन वाले इनमें जो लक्षण मिले यस थर्ड स्टेन के मिले। जीवाणु तो आर स्टेन के थे और इसके जो लक्षण थे जो जीन था जो पदार्थ थे वह यस स्टेन का मिला। तो इससे यानी कि इससे क्या हुआ? रूपांतरण का सिद्धांत प्राप्त हुआ। यहाँ लिखेंगे डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक, इनको अब क्या किया कि जो यस स्ट्रेन वाले थे इन दोनों को अलग रख दिया गया। क्या किया? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एवरी मैक्लियोड और एवं मैकॉर्टी। ठीक, इन्होंने क्या किया कि सन 1944 ईस्वी में, कब? सन 1944 ईस्वी में क्या किया कि जो जीवाणु थे यस और इन पात्रों में क्या किया कि ये जो यस स्ट्रेन के थे, यस स्ट्रेन थर्ड दिखाई दे रहा है, हाँ, यस थर्ड स्ट्रेन के जो जीवाणु थे इनमें से क्या किया कि इन जीवाणुओं से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व डीएनए तीनों को अलग कर दिए। और अलग करने के बाद क्या किए कि इसमें जो थे इन तीनों में एक आर स्ट्रेन वाले जीवाणु को डाल दिए। ठीक, इन तीनों में क्या ले लिए? आर स्ट्रेन जो अनुग्र विभेद वाले थे उन जीवाणुओं को ले लिए। ठीक, यहाँ पे कौन से जीवाणु को ले लिए? अनुग्र, यानी इसे हम कर सकते हैं आर सेकेंड, इसमें भी कौन है? आर सेकेंड, और इसमें क्या था? आर सेकेंड, मतलब ये अनुग्र विभेद वाले का था। अब इनमें क्या किए कि एक में कार्बोहाइड्रेट को ले डाल दिए, एक में कार्बोहाइड्रेट, दूसरे में प्रोटीन को डाल दिए और तीसरे में इन्होंने कर दिया डीएनए को ले लिया। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए इन तीनों को तत्वों को मिला दिया। अब जब इन्होंने इसको जब मिलाया तो इसमें भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब कार्बोहाइड्रेट को आर स्ट्रेन के साथ मिलाया तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। फिर प्रोटीन को जब आर सेकेंड स्ट्रेन के साथ मिलाया गया तो इसमें भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ।
इसमें क्या हुआ, जब डीएनए को आर स्ट्रैंड के साथ मिलाया गया, यस स्ट्रैंड का डीएनए, ये किसका है, यस स्ट्रैंड यानी उग्र विभेद वाले जीवाणु का डीएनए जब अनुग्र विभेद वाले के साथ मिलाया गया तो इनमें रूपांतरण हो गया। यानी ये जो डीएनए था वह आर, मतलब ये तो रोगाणु किसका दिख रहा था, आर डीएनए का था, लेकिन इसमें जो लक्षण आ गए यस जीवाणु का, तो यानी कि इसमें क्या होगा, रूपांतरण हो गया। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह डीएनए है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। तो इस तरह से डीएनए की खोज हुई। तो ये थे डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के प्रयोग, पक्ष में प्रयोग। ठीक, तो ये रही आज के लिए, बस इतना है वीडियो। अगले वीडियो हम लेके आएंगे। अब अच्छा, जब डीएनए का पता चल गया तो यही पता चला कि यही क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो इसे पता चला कि ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। और आगे चल के पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और दूसरा आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। तो अगली वीडियो हम लेकर आएंगे डीएनए को लेकर आएंगे, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल को लेकर आएंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाइए। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।